So today our topic is behavioral implementation. Successful strategy formulation does not all guarantee successful strategy implementation. It is always more difficult to actually carry out something that you are going to do it. देखो implementation तभी अच्छी तरह से हो पाएगी अगर जो behavioral aspects हैं employees के management के प्रॉपरली मैनेजमेंट डिसिप्लिन्ड होगी, मोटिवेटेड होगी, हार्ड वर्किंग होगी और सपोर्टिव होगी. अगर सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, मोटिवेटेड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. दैट्स वाई बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन में यही है कि बेसिकली एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन में जो एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है, वहाँ पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन, उनकी सपोर्ट, मोटिवेशन, हार्ड वर्क, उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी विल ज़रूरी है. अगर ये चीज़ें नहीं है तो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग द बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन कि मैनेजर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए. बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब भी हम स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें से मेन चीज़ यही होती है कि जब भी हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार प्रॉपर सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाती या डिसिप्लिन नहीं होता. और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि लीडरशिप सही नहीं होती या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सही तरह से एलोकेट नहीं की गई होती या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ढंग से फॉलो नहीं किया गया होता, तो हम पीछे पड़ के हटे हैं. So that's why managers should pay careful attention to a number of key issues while executing the strategies. So chief among them are how the organization should be structured to put its strategy into effect and how such variables as leadership, power, and organizational culture should be managed to enable employees to work together while implementing the firm's strategic plans. तो इसे कहते हैं बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन. उसके बाद जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, स्टेबल होता है, तो वहाँ पे बिहेवियर जो मैनेजमेंट का बिहेवियर है या एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी इजी होता है. लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन अनस्टेबल होती है, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है. सो एक जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर है उसको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्ट्रेटेजी जब इम्प्लीमेंट की जा रही है तो उस स्ट्रेटेजी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट कैसा है. So organizations in stable, predictable environments often become relatively tall with many hierarchical levels and narrow spans of control. And on the other hand, companies in dynamic, rapidly changing environment usually adopt flat structures with few hierarchical levels. कहते हैं जहाँ पे environment predictable है, stable है और जहाँ पे hierarchy पूरी तरह से follow हो रही है, वहाँ पे ज़्यादातर जो है जो बेसिकली स्ट्रेटजीज है वो इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर हायरार्की लेवल जो है इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जहाँ पे डायनेमिक एनवायरनमेंट है, चेंजेस हो रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो हायरार्की है प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही होती. लेवल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के वो कम होते हैं, एक फ्लैट सरफेस होता है. दैट्स वाई यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होती हैं स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से डिफाइन नहीं किया गया होता ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में. तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली हायरार्की मेंटेन की गई है, एनवायरनमेंट जो है प्रेडिक्टेबल है, तो वहाँ पे इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज. नाउ स्टेक होल्डर्स एंड स्ट्रेटजी. अगर हम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ना ढंग से, हम चाहते हैं कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाए एक स्ट्रेटजी को, तो पहले तो हमें एक स्टेक होल्डर्स देखने पड़ेंगे. लॉट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स आर देयर जो बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं. उसमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, ऑनर्स आ जाते हैं. दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स. तो a firm stakeholders are the individuals, groups or other organizations that are affected by and also affect the firm's decisions and actions. देखो अगर आप कुछ इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, लेट्स सपोज आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने इन्वेस्टर्स का जो विश्वास नहीं जीता, तो कल को इन्वेस्टर्स इस बात में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कि व्हाई यू आर डाइवर्सिफिकेटिंग, आप एक प्रोडक्ट पे फोकस करो, तो फिर आपकी जो वो स्ट्रेटजी होगी वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी. सो दैट्स वाई हमें सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखना होगा
उनको विश्वास में लेना होगा, तभी सही ढंग से स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जा सकती है। अगर कोई भी स्टेक होल्डर रह गया या हमने उसकी जरूरतों को नहीं समझा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में। सो दैट्स व्हाई डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक फर्म, स्टेक होल्डर्स मे इंक्लूड गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, shareholders, suppliers, distributors, the media, and even the community in which the firm is located. So, इसीलिए स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फर्म के लिए, अगर वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली करना चाहते हैं। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट विद इन बिजनेस और प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर्स अ स्ट्रेटजी that utilizes information or intelligence collected during the following common processes. अब जब हम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी वांट्स को एनालिसिस करते हैं प्रॉपर, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब जब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हमने करनी है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करते वक्त, तो उसमें कई सारे स्टेप्स हैं दैट वी हैव टू कंसीडर। द फर्स्ट वन इज स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले एक फर्म को स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। एक फर्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, सप्लायर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सोसाइटी हो सकती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स जो आपकी स्ट्रेटेजी से इफेक्ट होंगे, उन्हें आप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उन स्टेक होल्डर्स को एनालिसिस करो कि वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो उन वांट्स को, नीड्स को या उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर रही है या नहीं। उसके बाद है स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। स्टेक होल्डर मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेक होल्डर मैट्रिक्स में यू हैव टू जस्ट वेट स्टूडेंट्स, एक मिनट होंगे बस, फोन आ रहा है। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, देन स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। स्टेक होल्डर मैट्रिक्स में आपको देखना होगा कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो कहाँ पे किस लेवल से बिलोंग करता है। इसमें इस मैट्रिक्स में यू हैव टू गिव द पोजीशन, गिव द रैंक टू द स्टेक होल्डर्स। तो आपने स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर मैट्रिक्स में रैंकिंग दे देनी है कि ये स्टेक होल्डर हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ये कम जरूरी है। तो दैट्स इसे कहते हैं स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। तो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स यानी रैंकिंग देने के बाद यू हैव टू इंगेज द स्टेक होल्डर। एक बार उनको विश्वास में लेना कि जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो वो डिस्कस करना, ताकि वो उसको एक, ये नहीं है कि उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लेना। इंगेजमेंट का यहाँ मतलब है कि जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो वहां पे उनकी सहमति लेना, दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते रहना स्टेक होल्डर्स को, ताकि उनको पता लगता रहे क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं और क्या वो स्ट्रेटेजीज सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और अगर इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहना स्टेक होल्डर्स को, ताकि उनको पता लगता रहे कि एक फर्म में क्या हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसे कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। क्योंकि देखो, जब भी आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टेक होल्डर्स जो होंगे, अगर उनको आप विश्वास में नहीं ले पाओगे तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। वो कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ को दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो इन्वेस्टर्स उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो आपकी वो स्ट्रेटेजी फिर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो इससे पहले अगर आप पहले ही आप स्टेक होल्डर्स को विश्वास में ले लेते, प्रॉपरली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते, तो ये दिक्कत ना आती। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। लीडरशिप, as you know, is the art and process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards achieving of the organization's purpose. तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में। बहुत सारे लीडरशिप के स्टाइल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है कि जो स्ट्रेटेजी है, कोई भी स्ट्रेटेजी लेके आए वो जस्ट थोप नहीं देनी लोगों पे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे डीमोटिवेशन ज्यादा होगी फर्म में, सपोर्ट जो होगी लोगों की वो कम होगी, कोऑर्डिनेशन कम होगा। एक अच्छा लीडर हमेशा ये देखता है कि जो भी स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को तक पहुंचाया जाए, लोगों को समझाया जाए इस चीज को कैसे करना है। लेट्स सपोज अगर मैं आप कह दूं ये करनी, ये असाइनमेंट करनी है जी आपने, और मैं उसको आपको समझा ही ना पाऊँ, तो वहां पे
फिर दिक्कत क्रिएट होती है। इसीलिए लीडरशिप की जरूरत होती है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो विजन को समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, और ये जो हम स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं वो क्यों लेके आ रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लीडर ही कर पाता है। तो दैट्स वाई इम्प्लीमेंटेशन में लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप establishes the firm's direction by developing and communicating a vision of the future and inspiring organization members to move in that direction. तो स्ट्रेटेजी लीडरशिप में यही प्रोसेस है कि एक फर्म की डायरेक्शन को डेवलप करना और अपने उस स्ट्रेटेजी के विजन को एम्प्लॉयज तक, मैनेजमेंट तक पहुंचाना, कि मैनेजमेंट जो है कैसे कहाँ तक पहुंचना चाहती है, क्या काम करना चाहती है। Unlike managerial leadership, which is generally concerned with the short-term day-to-day activities, strategic leadership is concerned with the firm strategy, direction, aligning the firm strategy with its culture, modeling and communicating high ethical standards, and initiating changes in the firm strategy when necessary. तो जैसे मैनेजरियल लीडरशिप में होता है, जो बेसिकली एक मिनट, सो जनरल में जो जनरल लीडरशिप होती है वो ये देखती है कि शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज बनाना, लेकिन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से रिलेट करती है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से रिलेट करती है, और उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज अपनाई जाएंगी, वो सब देखती है हमारी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। The most successful leadership is not just to define the vision and mission of an organization in a cold abstract manner. अब देखो कुछ लीडर्स होते हैं क्या करते हैं, जो विजन होता है वो बड़े कोल्ड मैनर में एब्स्ट्रैक्ट मैनर में बता देते हैं, लेकिन जो ट्रू लीडर होते हैं वो अपना विजन जो होता है, मिशन जो होता है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं प्रॉपर एंथुसियाज्म के साथ, कमिटमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल नेपोलियन, हिटलर, ये ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी बात, अपना विजन जो था लोगों तक पहुंचाया एक प्रॉपर वे में। जैसे हिटलर था, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के लोगों में विश्वास दिलाया कि हम जो है हमारी जो कंट्री है वो एक इम्प्रूव वे में बाहर आएगी इस प्रॉब्लम से, और लोगों ने उस पर विश्वास किया भी। so, इसे कहते हैं मतलब कि लीडर सक्सेसफुल वही होता है जो एक बहुत एंथुसियाज्म वे में एक कमिटमेंट करे लोगों से कि इस विजन को हम अचीव करेंगे। सिर्फ विजन को, मिशन को लोगों तक समझाना या पहुंचाना जरूरी नहीं है, साथ साथ उस विजन को अचीव करने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनमें वो एंथुसियाज्म लेके आना, दैट इज अ लीडरशिप। सो इसके कई एग्जांपल हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, सोनी के एक्यू मोरिटो, जैक वेल्च ऑफ जनरल मोटर्स, ज्ञानी ऑफ फिएट, and Narayan Murthy of Infosys. These are the examples of strategic leaders जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके आए और लोगों में उन्होंने उस एंथुसियाज्म को जगाया जो जिनकी ज़रूरत थी, जो विजन को पूरा करने के लिए चाहिए था, जो मोटिवेशन लेवल लोगों में ज़रूरी था अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो उन्होंने लोगों में मोटिवेशन प्रोवाइड की और एंथुसियास्टिकली, और वाकई में फिर इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को इसका बेनिफिट देखने को मिला। तो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जरूरी क्यों है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ये देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्लैरिफाइंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट। देखो एक विजन क्या है, मिशन क्या है, ये होता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करना एक लीडर का बहुत ही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वाई वी आर प्रिपेयरिंग द स्ट्रेटेजी, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये पहुंचाना लोगों तक सबसे पहला काम। लोगों मतलब एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट तक। उसके बाद सेटिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन सेट करना कि जो लोग हैं नॉर्मली इस विजन को, इस मिशन को अचीव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेंगे, उसके लिए कौन कौन से प्लान्स बनाए जाएंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी, दैट इज सेटिंग द डायरेक्शन। एक स्ट्रेटेजिक लीडर हमेशा एक डायरेक्शन तय करता है कि पूरी मैनेजमेंट, पूरे सब एम्प्लॉयज
किस डायरेक्शन में काम करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। यहाँ पे बिल्ड करने का मतलब है कि हायरार्की तय करनी और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, दैट इज नोन एज बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अच्छे लीडर का काम है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर्ली डिफाइन करे, हायरार्की लेवल जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाए ताकि दिक्कत ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद शेपिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। शेपिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव्स, एटीट्यूड्स, जो थिंकिंग है उसको शेप देना। ये एक स्ट्रेटेजिक लीडर का काम होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना, लोगों में पॉजिटिविटी लेके आना, दैट इज नोन एज शेपिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। उसके बाद क्रिएटिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक स्ट्रेटेजिक लीडर हमेशा ये कोशिश करता है कि चीज़ों को सिर्फ थोपा ना जाए, वो प्रॉपर सिखाई जाए, जो अपनी नॉलेज है वो दूसरों से शेयर की जाए। तो दैट इज क्रिएटिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जहाँ पे एक टू वे प्रोग्राम हो, वन वे ना हो कि प्रोग्राम आपको बता दिया गया, स्ट्रेटजी आपको बता दी गई, जस्ट उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग, स्किल्स, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है, जहाँ पे इंटरेक्टिव सेशंस हो, एम्प्लॉयज को बताया जाए कि किस काम को कैसे किया जा सकता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जहाँ पे नॉलेज जो है वो उसका जो आदान प्रदान है वो दोनों तरफ से हो सके। उसके बाद है इंस्टिलिंग एथिकल बिहेवियर। लास्ट में है कि एथिक्स। एक अच्छा लीडर जो है वो बताता है सब मॉरल वैल्यूज और सब एथिक्स के बारे में कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दैट इज द रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। लास्ट है हमारा टॉपिक आज का, लीडरशिप अप्रोचेस। तो देयर आर 3 अप्रोचेस, ये आपने पढ़ी हुई है वैसे पहले, फिर मैंने ऐड कर दिया ताकि अप्रोचेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप जो है वो कौन सी अप्रोच फॉलो की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। 3 अप्रोचेस हैं एज यू नो, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, कैरिस्मेटिक एंड विजनरी लीडरशिप। सबसे पहला ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है लीडरशिप का, जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट जो है अपने सबॉर्डिनेट्स की वो क्लैरिफाई करते हैं, वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर जो है वो तय करते हैं, वो यूनिटी ऑफ कमांड बताते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। और ये इस तरह के लीडर हार्ड वर्किंग होते हैं, टॉलरेंट होते हैं और फेयर माइंडेड होते हैं और एक प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो ये से कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लेकिन दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। वो लीडर्स जो नई चीजें लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं, जो अपने फॉलोअर्स को चेंज के लिए इंकरेज करते हैं और इनोवेशन के लिए मोटिवेट करते हैं कि न्यू न्यू आइडियाज लेके आओ। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जो ट्रांजैक्शन लीडर नहीं करते। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ज्यादातर वो फोकस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन पे, इनोवेशन पे और न्यू न्यू चेंजेस पे। और लास्ट है कैरिस्मेटिक एंड विजनरी लीडरशिप। ये वो लीडरशिप होते हैं जो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से भी कई आगे होते हैं। ये लोगों में एक चिंगारी, स्पार्क देखते हैं और उस स्पार्क को फायर में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज कैरिस्मेटिक लीडरशिप। मतलब इनको पता होता है कि कैसे किससे अच्छे तरीके से उसको मोटिवेट करना है काम करने के लिए। यहाँ पे इन कैरिस्मेटिक लीडरशिप में आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे नेपोलियन की, हिटलर की, गद्दाफी की। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। महात्मा गांधी की, जिन्हों जिन्हों जिनमें एक एक क्वालिटी थी लोगों को अपने पीछे लगाने की। लोग गुरु गोविंद सिंह की, जिनको पता था कि कैसे लोगों को, मतलब हम एक जो स्पार्क को पहचान लेते थे, उस स्पार्क को फायर में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते थे। उन्हें कहते हैं कैरिस्मेटिक लीडरशिप। तो ये लीडरशिप अप्रोचेज हैं जो फॉलो की जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था, बाकी हम कल करेंगे। ये बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन थी कि क्यों स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि हमने बिहेवियर की स्टडी कैसे करनी है, क्यों ज़रूरी है बिहेवियरल स्टडी ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था।